डियर स्टूडेंट्स, आपने लास्ट वीडियो में फंक्शन पैरामीटर चैप्टर को कंटेन किया था। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले उसी फंक्शन पैरामीटर चैप्टर को रिकॉल करना है। ठीक है, फंक्शन पैरामीटर का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है स्क्रिप्ट के अंदर ए नाम से। अगर हम इसमें कोई वैल्यू पास करते हैं तो इसी को क्या बोला जाता है? पैरामीटर बोला जाता है। तो इसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था उसी फंक्शनैलिटी को एक बार बनाएंगे। देन उसके बाद हम हाई क्वालिटी की मीन्स हाई प्रोफाइल की फंक्शनैलिटी को जनरेट करना सीखेंगे। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, एक फॉर्म बना रखा है हमने और यहाँ पे दो इनपुट है। इनपुट टाइप यहाँ मैंने टेक्स्ट लिख रखा है, आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक बटन बना लिया है सबमिट। तो अभी हमें क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू को प्लस करवाना है, इस फंक्शन के माध्यम से नहीं, दूसरे के फंक्शन से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इनपुट और इस इनपुट की वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ए नाम से एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, और इसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के माध्यम से इस वैल्यू को स्टोर करवा लूँगा। ओके, सो यहाँ पे देखो आईडी फर्स्ट वाले इनपुट में है फर्स्ट। ठीक है, मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं डॉट वैल्यू यहाँ पे इस तरह से पास कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ बी के नाम से, जिसमें कि मैं सेकंड वाले इनपुट को सेलेक्ट करके रख लूँगा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट की जगह SEC दे देता हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे दूसरा इनपुट है उसके अंदर मैंने एडी की जो वैल्यू है वो क्या रखी है, SEC। ठीक है, इसका वेरिएबल नेम कर देता हूँ मैं बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को एडिशन करवाना है, ऐड करवाना है दूसरे फंक्शन के थ्रू। इस फंक्शन के थ्रू नहीं, ये फंक्शन हमारा मेन फंक्शन होगा, तो मैं इस फंक्शन का नाम ही रख देता हूँ मेन। ठीक है, मेन फंक्शन ये रहेगा, इस फंक्शन के द्वारा हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे होगा जरा वो देखो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाता हूँ ऐड के नाम से। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, जो ये ए और बी के अंदर जो भी वैल्यू आई है, मेरे को ये दोनों वैल्यू इस फंक्शन के अंदर भेजनी है। मीन्स इस ए वेरिएबल और बी वेरिएबल की जो वैल्यू है उसे मैं क्या चाहता हूँ, इस फंक्शन में भेजना। अगर मैं चाहूँ कि इस वेरिएबल को इस फंक्शन में भेज दूँ तो वेरिएबल इस फंक्शन में नहीं आएंगे। वेरिएबल की जो वैल्यू है सिर्फ आप उसे ही इस फंक्शन के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, कैसे डालेंगे जरा वो देखिए। यहाँ पे आप फंक्शन कॉल कर लो, यही ऐड वाला। ठीक है, और इसके पैरामीटर में आप इन दोनों वेरिएबल को असाइन कर दो, मीन्स ए कॉमा बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी लिखने का मतलब ये है कि आप यहाँ से वैल्यू सेंड कर रहे हो। क्या कर रहे हो, इस फंक्शन के अंदर वैल्यू सेंड कर रहे हो। तो इसी मेथड को कहा जाता है फंक्शन कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हो कॉल बाय वैल्यू, या फिर कॉल फंक्शन बाय वैल्यू भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस ऐड वाले फंक्शन को देखो हमने यहाँ कॉल कराया, और कॉल करवाते वक्त हमने क्या किया, यहाँ से वैल्यू को सेंड किया इस फंक्शन को। किस फंक्शन को, जिस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल करवाया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके पैरामीटर के अंदर ही इन दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको यहाँ रिसीव कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकते हो, जरूरी नहीं ए नाम से ही बनाओ और बी नाम से ही बनाओ, आप एक्स कॉमा वाई भी आप दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने वेरिएबल कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे वो ऑलरेडी एक वेरिएबल वैल्यू है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस तरह से वैर कीवर्ड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब सिंपली आप क्या कर सकते हो, इस x और इस y को इस फंक्शन के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ विंडो डॉट अलर्ट, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ x प्लस वाई को। ठीक है, अब अगर मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो मेरे को रिज़ल्ट दे देगा। लेकिन जरा आपको याद होगा एक बात, जब हम किसी इनपुट टाइप टेक्स्ट या फिर इनपुट टाइप अगर मैं यहाँ नंबर भी डाल दूँ तो भी होगा क्या, जो भी हम इनपुट टाइप में टेक्स्ट करेंगे, मीन्स इनपुट के अंदर जो भी हम नंबर राइट करेंगे वो एज अ स्ट्रिंग आपके पास आएगा। और स्ट्रिंग आने के वजह से आपकी जो यहाँ पे आपने कैलकुलेशन जो लिखी है नीचे अलर्ट में, कैलकुलेट नहीं हो पाएगा और एज इट इज़ नंबर हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो मैंने इसे सेव कर लिया, रिलोड करता हूँ इसको, मैं यहाँ पे डालता हूँ 12 और यहाँ पे डालता हूँ 12, सबमिट करता हूँ। ओके,
क्या हुआ यहाँ पे, मैंने देखो फंक्शन कॉल नहीं किया, इस वजह से ये सबमिट हो गया। तो हमें क्या करना है, एक फंक्शन कॉल करना है, कौन सा, मेन फंक्शन ये, क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पे हम दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और जो रिजल्ट किसके माध्यम से आ रहा है, इस विंडो डॉट अलर्ट के माध्यम से। हो क्या रहा है फिर, जो विंडो डॉट अलर्ट वाला जो फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल कराया है, ये सब उठ के यहीं पे आ जा रहा है, जिसकी वजह से हमें इसी फंक्शन को कॉल करवाना होगा। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और सबमिट पे ऑन क्लिक के माध्यम से इस फंक्शन को, मेन वाले फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करवा लूँगा। ठीक है, सेव करता हूँ। अब रन करके टेस्ट करते हैं क्या ये वर्क करता है या नहीं। सो देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली 12, यहाँ पे भी डाल देता हूँ 12, सबमिट करता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, 12 12। एडिशन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ एडिशन, क्योंकि जो भी हमने इनके अंदर राइट किया वो क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया। बेशक मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप नंबर रखा था, लेकिन वो एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में माना जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, जब आप यहाँ पे नंबर की वैल्यू को निकाल रहे हो तो आप यहाँ पे नंबर फंक्शन का यूज़ करो। ठीक है, कुछ इस तरह से पूरी ये स्टेटमेंट को आप नंबर फंक्शन से ऐसे लॉक कर दो। सो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को नंबर फंक्शन से लॉक कर दिया। अब ये जो ए और बी में जो भी वैल्यू जाएगी, अब वो नंबर के रूप में जाएगी, मीन्स इंटीजर के रूप में जाएगी, जिसके वजह से यहाँ पे कैलकुलेशन सक्सेसफुली हो जाएगी। ठीक है, सेव करता हूँ, इसको रन करता हूँ, जो देखिएगा किस तरह से वर्क करेगा। यहाँ लिखता हूँ 12, यहाँ पे भी लिखा 12, सबमिट करता हूँ तो देखो आ गया यहाँ पे 24। ठीक है, अब जो देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसके अंदर जो भी मैं दो वैल्यू राइट करूँ, उसका एडिशन, उसका मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, ये सारी चीज़ यहाँ पे मेरे को लिखी हुई आ जाए नीचे, इसके नीचे। तो वो कैसे होगा जरा वो देखिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करो, फॉर्म से यहाँ बाहर निकलो और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐसा H1 के अंदर ऐसे राइट कर देता हूँ, द मल्टीप्लिकेशन इज़ या द एडिशन इज़, इस तरह से मैं पहले यहाँ पे टेक्स्ट राइट कर देता हूँ, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू राइट करवा दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा द एडिशन इज़, फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ द मल्टीप्लिकेशन इज़ या द सब्सट्रैक्शन इज़। पहले मैं इस तरह से स्टैटिक जो टेक्स्ट है उसे राइट कर लूँगा। ओके, एडिशन की जगह कर लेता हूँ सब्सट्रैक्शन। यहाँ कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे कर देते हैं डिवीज़न। ओके, सेव करके रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से मेरे को दिखाई दिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ इसके ठीक नीचे इसका रिजल्ट हमें मिले, मीन्स इसमें जैसे मैंने 12 टाइप किया, इसमें 12 टाइप किया, सबमिट करूँ तो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन दिखाए, इसके नीचे इन दोनों का सब्सट्रैक्शन दिखाए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे डिवीज़न। ठीक है, अब ये होगा कैसे जरा वो देखिए। अब हम क्या करेंगे, सभी के लिए अलग अलग फंक्शन बनाएंगे, एडिशन के लिए अलग, सब्सट्रैक्शन के लिए अलग, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग और डिवीज़न के लिए अलग। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो यहाँ देखो, ये हमने बना रखा था ऐड के लिए फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे देखो हमने ऐड फंक्शन को ऐसे कॉल करा रखा था और इसमें ए और बी को हमने रिटर्न कर दिया था इस वैल्यू को। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू को। और यहाँ पे हमने फंक्शन में क्या किया, वेरिएबल की वैल्यू को रिसीव किया एक्स और वाई में और यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट करा दिया। अब हमें यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट नहीं करवाना है, अब हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट के अंदर इस H1 में यहाँ पे या इसके नीचे आप कह लो, इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, एक और P एलिमेंट या फिर बना लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से, या फिर H1 को ही यहाँ पे बना लूँगा। ठीक है, चलो P बना लेते हैं यहाँ पे, कोई नहीं। ठीक है, और इसमें मैं ID लगा देता हूँ P में ऐड। ठीक है, इसी तरह से सब में मैं यहाँ पे ठीक इसके नीचे ऐसे एलिमेंट सेट कर दूंगा जिसके कारण यहाँ पे मेरे को रिजल्ट मिल सके। सब में सेम आईडी है, इसको मैं आईडी को चेंज कर लेता हूँ, ऐड को सब कर लेता हूँ और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें रिज़ल्ट कहाँ पे दिखाना है, इस P एलिमेंट में। तो आपको क्या करना होगा, इस P एलिमेंट को पहले सेलेक्ट करना होगा एडिशन वाले
इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है, ऐड के नाम का या फिर रिजल्ट के नाम का। ठीक है, और इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ उस p एलिमेंट को। क्या फंक्शन का नाम था, ऐड। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने ऐड आईडी नाम था यहाँ पे इसका, तो मैंने इस p को सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस p के अंदर, इस रिजल्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, इनर HTML को पास करूँगा और यहाँ पे राइट कर दूँगा x प्लस वाई को, सिंपल से कुछ इस तरह से। ठीक है, तो जैसे देखो मैंने यहाँ पे एडिशन के लिए बनाया, वैसे ही मैं एक और फंक्शन बनाऊँगा सब्सट्रैक्शन के लिए। तो मैंने यहाँ पे सब नाम का फंक्शन बना लिया कुछ इस तरह से। अब मेरे को क्या करना है, इस सब के अंदर वैल्यू रिटर्न करवानी है जो यहाँ पे आ रही है इस a और b के अंदर। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सब फंक्शन को कॉल करूँगा। ठीक है, और इस सब फंक्शन के पैरामीटर्स के अंदर a वेरिएबल और b वेरिएबल को यहाँ पे ऐसे असाइन कर दूंगा। मीन्स यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इस सब वाले फंक्शन के अंदर वैल्यू को भेज रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, सब के इस वाले पैरामीटर से इसने जो वैल्यू सेंड करी है उसे मैं यहाँ पे रिसीव करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x और y में ही रिसीव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो, इसमें भी मैंने सेम वेरिएबल बनाया है एक्स वाई, और इसमें भी मैंने सेम वेरिएबल बना रखे हैं एक्स वाई। ठीक है, लेकिन इन दोनों फंक्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे फंक्शन के अंदर हमने ये वेरिएबल बनाए हैं एक्स वाई, और जो ये वेरिएबल है ये सिर्फ इसी फंक्शन के हैं। ठीक है, ये एक्स वाई सभी फंक्शन के नहीं है, ये एक्स वाई जो है ये लोकल वेरिएबल हैं, और ये वाले एक्स वाई सिर्फ इसी फंक्शन में ही काम करेंगे, ना कि दूसरे फंक्शन में। क्योंकि जो दूसरे फंक्शन होते हैं उनको दूसरों के वेरिएबल से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी मैं क्या करता हूँ, इसी रिज़ल्ट वाले को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड की जगह सब राइट कर देता हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो हमें ये वाला सब वाला p एलिमेंट यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके इसी रिज़ल्ट में इनर HTML के माध्यम से क्या करूँगा, x माइनस वाई करके इसमें स्टोर कर दूंगा। ठीक है, तो देखो ऐड के लिए फंक्शन बन गया, सब के लिए फंक्शन बन गया। अब हमें किसका फंक्शन बनाना है, मल्टी के लिए और डिवाइड के लिए। चलिए एक और फंक्शन बनाइए यहाँ पे, मल्टी फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, उसी वेरिएबल को ऐसे असाइन कर लेता हूँ और ऐड की जगह यहाँ पे मल्टी राइट कर देता हूँ, जिससे क्या होगा, मेरा ये वाला मल्टी वाला जो p एलिमेंट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसके अंदर इनर HTML से वैल्यू राइट करनी है। सिंपल से आप यहाँ पे आओ, इसमें आप रिज़ल्ट को ऐसे पास करो और इसमें इनर HTML को इस तरह से पास करो और इसमें राइट कर दो x मल्टीप्लाई y। ठीक है, सो हमने देखो यहाँ पे x मल्टीप्लाई वाई तो राइट कर दिया, लेकिन देखो हमने यहाँ पे पैरामीटर में कोई वैल्यू रिसीव नहीं करी। ठीक है, तो रिसीव हम करेंगे कैसे, जब हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करवा के फंक्शन के अंदर वैल्यू सेंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मल्टी नाम से फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, यही वाले फंक्शन को जो यहाँ पे हमने बनाया है, और इसके अंदर वेरिएबल को राइट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से राइट करने का मतलब क्या है इस वेरिएबल को, कि हम इस वेरिएबल के वैल्यू को, डेटा को सेंड कर रहे हैं इस मल्टी फंक्शन में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे x, y दे देता हूँ, या फिर जरूरी नहीं आप x, y दें, आप a, b भी दे सकते हो और कुछ भी दे सकते हो, वेरिएबल आपके ऊपर है, आप किसी भी नाम से बना सकते हो। ठीक है, सो हमने यहाँ पे इन वेरिएबल्स को रिसीव कर लिया। ठीक है, अब हमें एक लास्ट फंक्शन बनाना रह गया है, डिवाइड के नाम वाला। ठीक है, तो आ जाइए एक और फंक्शन बना लीजिए यहाँ पे। डिवाइड के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे, और इसके अंदर भी मैं क्या करता हूँ, उसी रिज़ल्ट को ऐसे स्टोर कर लूँगा एक वेरिएबल में। यहाँ पे मैंने वैल्यू चेंज कर दी गेट एलिमेंट बाय आईडी में डिवाइड, जिससे कि ये डिवाइड वाला एलिमेंट हमारा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस फंक्शन को वहाँ ऊपर कॉल करूँगा मेन फंक्शन के अंदर, और यहाँ से वैल्यू सेंड करूँगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए मैंने डिवाइड फंक्शन को कॉल कर लिया और यहाँ पे यही दोनों वेरिएबल की वैल्यू को इस डिवाइड वाले फंक्शन में
सेंड कर दिया, ठीक है, किसके माध्यम से, इस पैरामीटर के माध्यम से। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिवाइड फंक्शन के अंदर मैं उसी वैल्यू को वेरिएबल के माध्यम से ऐसे रिसीव कर लूँगा, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पे रिज़ल्ट के अंदर से पास कर दो इनर HTML और इसके अंदर डाल दो x डिवाइड बाय y, सिंपल से, ठीक है। अब आप इसे सेव कर लो, ठीक है। अब होगा क्या, जब हम इस फंक्शन को, इस मेन फंक्शन को कॉल करवाएंगे तो इसके साथ साथ क्या होगा, ये चारों फंक्शन भी कॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही मेन फंक्शन कॉल होगा तो ऐड फंक्शन भी इसमें कॉल हमने कर ही रखा है, तो ऐड फंक्शन का जो भी रिजल्ट होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, हमारे रिजल्ट डॉट इनर HTML में। ओके, तो देखो हमने मेन फंक्शन को कहाँ कॉल करवा रखा है, इस पर कॉल करवा रखा है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, इसे सेव करते हैं और इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो देखो मैं इसे रिलोड करता हूँ एक बार, ठीक है, यहाँ पे डालता हूँ 2 और यहाँ पे डालता हूँ 3, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, देखिएगा क्या प्रॉब्लम आती है। तो देखो मैंने सबमिट किया, रिज़ल्ट आया और चला गया, ठीक है। क्या हुआ, रिज़ल्ट आया था लेकिन सारा रिज़ल्ट चला गया। कैसे चला गया, क्योंकि इसमें जो रिटर्न फंक्शन है वो सही से वर्क कर रहा है। होता क्या है ज़रा वो समझिएगा, आपका फंक्शन जहाँ से कॉल होता है वो वहीं वापस चला जाता है। जैसे कि देखो हमने फंक्शन को कॉल कहाँ से किया है, यहाँ से फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे जब ये फंक्शन यहाँ पे पहुँचा तो हमें इसने इनर HTML से रिज़ल्ट दिया और वापस वहीं इस मेन फंक्शन में चला गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें रिज़ल्ट देता है और फिर वापस से यहीं चला जाता है। तो आपको क्या करना होगा, इन चारों के लिए रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा, रिटर्न कीवर्ड का। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड को यहाँ राइट किया और इसको मैंने फॉल्स कर दिया। फॉल्स क्या है, बुलियन, ठीक है। फॉल्स क्या है, बुलियन की वैल्यू है, बुलियन डेटा टाइप की वैल्यू, जो कि क्या डिफाइन करती है, किसी भी काम को अगर वो सही तरीके से वर्क कर रहा है तो उसे गलत साबित कर देती है। जैसे कि अभी क्या हो रहा था, जो आपका फंक्शन था जहाँ से कॉल हो रहा था वहीं रिटर्न हो जा रहा था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उसी फंक्शन को रिटर्न होने से रोक रहे हैं, ठीक है। और आपको याद होगा जब हम अपने फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो फंक्शन को कॉल कराते वक्त भी रिटर्न कीवर्ड हमें लगाना होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया ऑन क्लिक पे रिटर्न मेन। सेव करता हूँ इसको और रन करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से वर्क करता है। ओके, सो देखो मैंने यहाँ पे डाला 2 और यहाँ पे डाला 3, सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे आपको यहाँ पे देखो एडिशन मिल गई 5, सब्सट्रैक्शन भी आ गया -1, मल्टीप्लिकेशन भी मिल गया 6 और डिवीज़न मिल गया यहाँ पे 0.666, ठीक है। तो आया ये समझ में किस तरह से वर्क किया और हमने किस तरह से कॉल बाय वैल्यू या फंक्शन कॉल बाय वैल्यू के माध्यम से हमने अलग अलग फंक्शन के द्वारा इस काम को करवाया है, ठीक है। अब जो है जानिए कि हमें फ़ंक्शन बनाने की क्या ज़रूरत होती है, मीन्स ये हमने इतने सारे फंक्शंस क्यों बनाए और इसकी क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप अपने किसी भी स्टेटमेंट को फंक्शन के अंदर रखोगे तो क्या होगा, पेज लोड होते ही आपका फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। अभी मैंने आपको कुछ पिछली वीडियोस में बताया था कि जब फंक्शन एग्जीक्यूट करता है तो क्या होता है, सबसे पहले फंक्शन आपका रैम में लोड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो प्रोसेसर के द्वारा समझा जाता है, देन उसके बाद आपको उसका आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो जैसे कि आपने क्या किया, एक फ़ाइल बनाई, ठीक है, और उसमें आपने बहुत सारा कोड राइट कर दिया फंक्शन के अंदर, ठीक है। फंक्शन के अंदर अगर आप बहुत सारा कोड राइट करोगे तो क्या होगा, पेज लोड होते ही आपका फंक्शन तो एग्जीक्यूट करेगा नहीं, मतलब जो रैम है वो एकदम, उसका जो स्टोरेज है वो खाली रहेगा, ठीक है। मीन्स होता क्या है, जब आप अपने कोड को रन करवाओगे तो जिस फंक्शन को कॉल करवाओगे, जैसे ये फंक्शन है, ये फंक्शन का साइज़ है 1 KB का, ठीक है। तो जब आप इस पूरे जो डॉक्यूमेंट है, हमारा डॉक्यूमेंट का साइज़ है 100 KB, समझो ऐसे कि ना आपके ने जो डॉक्यूमेंट बनाया है पूरा उसका साइज़ है कितना, 100 KB, लेकिन जो आपने फंक्शन बनाया है उसका साइज़ है 5 KB समझ लो, ठीक है। तो जब ये डॉक्यूमेंट आपके ब्राउज़र में लोड होगा तो रैम को कितनी मेमोरी मिलेगी कंज्यूम करने के लिए, सिर्फ 5 KB। इसीलिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं ताकि हम कम से कम रैम में डेटा को स्टोर कर सकें, ठीक है। मीन्स कम से कम डेटा में या फिर कम से कम स्टोरेज में आपके रैम के अंदर लोड हो, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा हमें एक तरीके से इजाज़त नहीं होती है कि हम उसके अंदर 128 या 164 KB तक का ही उसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं रैम में, क्योंकि एक कोड को इतना ही मिलता है,
ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम फंक्शन भी क्यों बनाते हैं, ताकि हम स्टोरेज की बचत कर सकें थोड़ी सी, और रैम के अंदर कम से कम डेटा स्टोर हो। ओके, अब जो जानते हैं रिटर्न स्टेटमेंट को। जो ये रिटर्न स्टेटमेंट अभी आपने सीखा, मैंने अभी क्या बोला आपको कि हमने यहाँ रिटर्न क्यों लगाया, क्योंकि रिटर्न सही से काम कर रहा था। मतलब जिस फंक्शन को मैंने कॉल कराया यहाँ से, सॉरी यहाँ से देखो मैंने फंक्शन कॉल करवाया, जहाँ से हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो रिज़ल्ट आता है, और वो फंक्शन का जो रिज़ल्ट है वहीं चला जाता है वापस। ठीक है, मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, ज़रा वो समझिएगा, जिससे कि आपको जो रिटर्न का कॉन्सेप्ट है ना वो सही से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये पूरी की पूरी जो फंक्शन की कोडिंग है ना, ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। ठीक है, देखो मैंने सब डिलीट कर लिया, सिर्फ यहाँ पे एक ये मेन फंक्शन है मेरे पास, और एक ये एडिशन वाला फंक्शन है। ठीक है, तो देखना मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, और ये सब वाले को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ देखो जो ये रिज़ल्ट आ रहा है ना इनर HTML में, मैं इसको भी यहाँ से अभी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ विंडो डॉट अलर्ट और इसमें प्लस कर दूँ a प्लस बी को, मीन्स x प्लस वाई को, और इसे सेव करके रन करूँ, तो देखिएगा आंसर आपको किस तरह से मिलेगा। इस फंक्शन को मैंने रिलोड किया और यहाँ पे 23 और यहाँ पे 2 डाल के सबमिट किया, तो देखो मेरे को आंसर कितना मिला, 25। अब ये आंसर जो मिला किस फंक्शन के माध्यम से मिला, जरा वो देखो। जो मेरे को विंडो डॉट अलर्ट मिला वो इस वाले ऐड वाले फंक्शन के माध्यम से मिला। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ जो रिज़ल्ट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है विंडो डॉट अलर्ट, इस रिज़ल्ट को मैं इस मेन फंक्शन के माध्यम से चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ, इस रिज़ल्ट को मैं मेन फंक्शन के माध्यम से चाहता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसा करो कि रिटर्न कर दो इस x और y को इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, कैसे होगा जरा वो देखो, मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे आप वेरिएबल बना लो एक z के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर आप x प्लस वाई को ऐसे स्टोर कर दो। ठीक है, तो जो भी x प्लस वाई में मतलब जो भी x और y प्लस होगी, जो भी आंसर प्रोड्यूस करेंगे वो किस में चला जाएगा, z में। ठीक है, अब आप क्या करो, रिटर्न कर दो। अब आप क्या करो, इस z वेरिएबल को रिटर्न कर दो इस मेन फंक्शन में। कैसे होगा जब देखो, यहाँ पे आप रिटर्न कीवर्ड लगाओ। ठीक है, और यहाँ पे आप पास कर दो z इस तरह से। ठीक है, तो अभी देखो मैंने आपको क्या बताया, जहाँ पे फंक्शन कॉल होता है वो फंक्शन का जो आंसर होता है या रिज़ल्ट होता है वो वहीं पे रिटर्न होके वापस चला जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने रिटर्न किया किसको, z को रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं इस ऐड फंक्शन को, जो ये फंक्शन मैंने कॉल कराया है, अगर मैं इसे किसी वेरिएबल में रखूँ, जैसे यहाँ पे मैं c वेरिएबल रख लेता हूँ। ठीक है, c नाम का वेरिएबल। अब अगर मैं यहाँ पर इस c को विंडो डॉट अलर्ट यहीं पे करवाऊँ तो देखिएगा क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस C को यहाँ पे अलर्ट करवाया। जरा पहले आप एक बार फिर से इसको समझ लो क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने ऐड फंक्शन को कॉल कराया और इसमें वैल्यू भेज दी A और B के माध्यम से। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे फंक्शन के अंदर हमने x और y के अंदर उसी वैल्यू को रिटर्न कर लिया। फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं z के नाम से, और उसके अंदर x प्लस वाई को रिटर्न कर दे रहे हैं। मीन्स x प्लस वाई का जो भी आंसर आएगा वो z में डाल दे रहे हैं। ठीक है, बाकी अभी हमें इस रिज़ल्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं इसी z को, कहाँ पे, यहीं पे। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया था, जहाँ से फंक्शन कॉल होता है उसका आंसर कहाँ रिटर्न होके जाता है, वहीं पे जाता है जहाँ से फंक्शन को कॉल किया जाता है। देखो फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ, तो इस फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, जो भी रिटर्न करेगा वो कहाँ जाएगा, C के अंदर। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ, रिटर्न किया Z को, और ये Z कहाँ गया, जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, तो अब ये फंक्शन में वो क्या रिटर्न करके देगा, वो चला जाएगा यहाँ C में, और मैं देखो C को विंडो डॉट अलर्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अलर्ट में क्या आना चाहिए, जो x प्लस वाई में आया हो। ठीक है, मीन्स प्लस होके जो भी आएगा वो यहाँ पे C में आना चाहिए। सेव करता हूँ मैं इसको और आपको इसे प्रूफ करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने इसे फिर से लोड कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे डालता हूँ 1, यहाँ पे डालता हूँ 2, सबमिट करता हूँ, तो देखो आंसर कितना आया, 3। लेकिन ये आंसर किसके माध्यम से आया, किस फंक्शन के माध्यम से आया,
मेन फंक्शन के माध्यम से। तो देखो मैंने सी को रिटर्न करने का मतलब ये क्या हुआ कि जो भी आप यहाँ पे मीन्स जहाँ से फंक्शन को कॉल किया जाता है उसका आंसर रिटर्न होके कहाँ जाता है, वहीं जाता है जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जाता है। ठीक है, एक बार और समझिए इसको, क्या है, जहाँ पे हम फंक्शन कॉल करते हैं उस फंक्शन का रिजल्ट रिटर्न होके वहीं जाता है जहाँ से फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है।